2 दिन बाद चौहान हवेली के विशाल लोहे के मेन गेट से एक के बाद एक 2 ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस शान से अंदर दाखिल हुई। आगे वाली कार में सुलक्षणा जी के साथ कामिनी बैठी हुई थी, जबकि पीछे वाली कार में नायरा ईशानी के साथ बैठी थी। जैसे जैसे गाड़ी हवेली के अंदर बने लंबे से संगमरमर के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ईशानी की आंखें हैरानी से और भी बड़ी होती जा रही थी। ईशानी की उन खूबसूरत आंखों में क्यूरोसिटी साफ नजर आ रही थी। उसने तो अपना चेहरा शीशे से लगभग सटा ही लिया था। उसकी मासूम नजरें चारों तरफ फैली उस भव्य दुनिया को एकटक निहार रही थी। जहां तक नजर जाती सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से सजे खूबसूरत गार्डन, ऊंचे ऊंचे विदेशी पेड़, कलात्मक झाड़ियां और उनके बीचों बीच सफेद संगमरमर से बनी बेहद आलीशान हवेली पूरे रौब और शान के साथ खड़ी हुई थी। उसकी ऊंची ऊंची बालकनियां, नक्काशीदार खंबे, बहुत बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां और राजमहलों जैसी भव्य बनावट देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी पुराने राजा का महल हो, अचानक जैसे आधुनिक दुनिया में ही आ खड़ा हुआ हो। ईशानी ने वो सब कुछ देखते हुए मन ही मन कहा, क्या सच में ऐसी हवेलियां सच में होती हैं? ये तो बिल्कुल किसी राजा का महल लग रहा है। फिर उसने नायरा की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा, नायरा दी, क्या सच में चौहान हवेली आए हैं या फिर गलती से हम किसी राजा के महल में आ गए? इस बात पर नायरा एकदम हंसने लगी और फिर प्यार से बोली, ईशानी, ये कोई महल नहीं है, ये तो कियान का घर है। और तुम्हें पता है, ये हवेली पूरे शहर की सबसे खूबसूरत और महंगी हवेलियों में गिनी जाती है। ये पूरा इलाका भी शहर के सबसे पॉश इलाकों में आता है। ईशानी ने फिर से बाहर झांकते हुए हैरानी से कहा, हाँ, मैंने भी देखा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो किसी का घर भी नहीं है। क्या जीजा जी की फैमिली ने यहाँ की सारी जमीन खरीद रखी है? नायरा ईशानी की मासूम सी बातों में सुनकर हंस पड़ी और हंसते हुए ही जवाब दिया, हाँ, लगभग यही कह सकती हो। कई एकड़ तक फैली ये पूरी जमीन चौहान परिवार की ही है। ये सुनकर ईशानी की हैरानी और बढ़ गई। उसकी नजर सामने बने एक बड़े से फाउंटेन पर गई। वो फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत था और उस फाउंटेन की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात जो थी वो थी जलपरी की मूर्ति। हाँ, संगमरमर के फाउंटेन के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत जलपरी की मूर्ति बनी हुई थी। उस मूर्ति के हाथ में पकड़े हुए मटके में से झरझर करके पानी नीचे गिर रहा था। वो मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि जैसे वो अभी जिंदा होकर एक खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी। पहली नजर में कोई भी उसे पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि सचमुच की कोई सुंदर जलपरी समझ बैठता। ईशानी भी उसे देखकर इस कदर खो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उनकी गाड़ी हवेली के आलीशान मेन एंट्रेंस के सामने आकर रुक गई। सबसे पहले आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला। उसने पीछे जाकर बड़ी ही अदब के साथ पिछली सीट का दरवाजा खोला। सबसे पहले कामिनी जी गाड़ी से नीचे उतरी। उनके पीछे सुलक्षणा जी भी मुस्कुराते हुए बाहर आई। दोनों की नजर जैसे ही सामने खड़ी उस चौहान हवेली पर पड़ी, कुछ पल के लिए तो दोनों ही ठिठक गए। सफेद संगमरमर से बनी वह विशाल हवेली सुबह की सुनहरी धूप में किसी राजमहल की तरह चमक रही थी। चारों तरफ फैले हरे भरे बाग, बीचों बीच बना हुआ शानदार फव्वारा और हवेली की शाही भव्यता, सब कुछ इतना अद्भुत था कि किसी की भी नजरें उस पर ठहर ही जाती। कामिनी ने हवेली को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, मैंने इसकी खूबसूरती के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन ये तो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शानदार है। उसी समय पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी का दरवाजा खुला। नायरा और ईशानी दोनों साथ साथ बाहर उतरी।
ईशानी की बड़ी बड़ी आंखें अभी भी आश्चर्य से फैली हुई थी। वो तो मंत्रमुग्ध होकर हवेली को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गई हो। चारों लोग कुछ पल तक उस शाही नजारे को निहारते रहे। तभी हवेली के मेन एंट्रेंस से दो महिलाएं बाहर आती दिखी। सबसे आगे थी स्नेहा जी, जिन्होंने बेहद खूबसूरत रॉयल सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। हल्के लेकिन हीरे के आभूषण उनके व्यक्तित्व को और भी शाही बना रहे थे। चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान और पर्सनैलिटी की गरिमा ही अलग थी। उनके साथ उनकी सास सुमित्रा जी भी थी। सुमित्रा जी ने हल्की क्रीम कलर की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, गले में मोतियों की सुंदर माला, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा और चेहरे पर वर्षों के अनुभव से उपजा शांत तेज। उन्हें देखते ही सहज ही उनका सम्मान करने का मन करता था। दोनों मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी। स्नेहा जी ने आगे बढ़कर बड़े ही अपनेपन के साथ कहा, आप सभी का चौहान हवेली में स्वागत है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग यहाँ आए। सबसे पहले नायरा आगे बढ़ी। उसने बड़े ही आदर के साथ पहले सुमित्रा जी के और फिर स्नेहा के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। दोनों ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उनके सिर पर अपना हाथ रखा और दिल से उसे आशीर्वाद दिया। स्नेहा जी की आंखों में ढेर सारा प्यार और अपनापन छलक रहा था। उन्होंने प्यार से नायरा का माथा चूमते हुए कहा, तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है नायरा। ये सुनते ही नायरा हल्का सा शर्मा गई। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली उठी और उसने झिझकते हुए अपनी नजरें झुका ली। उसी पल स्नेहा जी की नजर नायरा के पीछे खड़ी ईशानी पर गई। ईशानी अपने दोनों हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के साथ पकड़े हुए बड़ी ही झिझक के साथ खड़ी हुई थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो थोड़ी सी घबरा रही है। उसे देखते ही स्नेहा जी के चेहरे पर और भी कोमल मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे ईशानी बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारी लग रही थी। उन्होंने प्यार से हाथ बढ़ाकर ईशानी को अपने पास आने का इशारा किया। इधर आओ बच्चा। ईशानी ने पहले एक नजर अपनी नानी की तरफ देखा और फिर नायरा की तरफ, जैसे पूछ रही हो कि जाए या ना जाए। दोनों ने मुस्कुराकर सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। ईशानी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई स्नेहा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। स्नेहा जी ने बड़े ही प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा और स्माइल करते हुए बोली, अरे ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, यही ईशानी है ना? नायरा ने कहा, हाँ यही तो है हमारी ईशानी। ईशानी बस संकोच से मुस्कुराती रही। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में झिझक भी थी और एक अनकही सी भोली सी मासूमियत भी। उसने पहली ही बार में सबका दिल जीत लिया था। स्नेहा जी ने मुस्कुराते हुए सभी को अंदर चलने का इशारा किया। सब लोग उनके साथ चौहान हवेली के विशाल एंट्रेंस से अंदर जाते हुए उस बड़े से लग्जरियस हॉल में दाखिल हुए। अंदर की भव्यता देखकर कोई भी पहली नजर में मंत्रमुग्ध हो ही जाता, और ऐसा हुआ भी। ऊंची छतों में झूलता हुआ विशाल क्रिस्टल का झूमर, सफेद संगमरमर का चमचमाता फर्श, दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और हर कोने में सजा शाही फर्नीचर। पूरा हॉल किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। ये महल तो जितना बाहर से खूबसूरत था, उससे कई ज्यादा खूबसूरत तो ये अंदर से भी था। सभी लोग जाकर आराम से सोफे पर बैठ गए। उधर नायरा की नजरें बार बार पूरे हॉल में घूम रही थी, जैसे वो किसी को तलाश रही हो। स्नेहा जी उसकी बेचैनी समझ गई। फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कियान अभी अपने बड़े भाई के साथ स्टडी रूम में है नायरा, उसे थोड़ा सा जरूरी काम है, बस वो आता ही होगा। ये सुनते ही ईशानी के चेहरे पर एक्साइटमेंट झलकने लगा। वो तुरंत एक्साइटेड होते हुए बोली, तो क्या मैं स्टडी रूम में जाकर जीजू से मिला हूँ? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। ईशानी ने धीरे से नजर उठाई और सामने कामिनी उसे सख्त निगाहों से देख रही थी। बस फिर क्या था, इतना देखना था कि ईशानी के चेहरे पर खिली मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने तुरंत से अपनी नजरें झुका ली
और चुपचाप अपना मुंह लटकाकर बैठ गई। स्नेहा जी ने माहौल को हल्का सा करते हुए कहा, अरे शानी बेटा, अभी तुम्हारे जीजू जरूरी काम कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तुम आराम से जितनी बातें करनी हो कर लेना। इसी बीच घर के नौकर चांदी की ट्रे में चाय, कॉफी और तरह तरह के नाश्ता लेकर आ गए। अब पूरी टेबल कई तरह की डिशेस से सज गई थी। स्नेहा जी और कामिनी जी आपस में बात करने लगी। वहीं सुलक्षणा जी और सुमित्रा जी के साथ अपने पुराने दिनों की बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था सुलक्षणा जी को एक नई सहेली मिल गई हो। और इधर ईशानी धीरे से नायरा के थोड़ा और करीब खिसक आई। फिर उसने धीरे से कहा, नायरा दी, जीजू कब आएंगे? मैं तो उस दिन पार्टी में भी उनसे नहीं मिल पाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूल गए हो कि आज हम लोग आने वाले हैं? नायरा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे पागल लड़की, ऐसा थोड़ी ना होता है। कियान कभी नहीं भूल सकती। अभी मैंने उसे मैसेज किया था, उसका काम बस खत्म ही हो गया है, वो बस आता ही होगा। दोनों बहनें अभी धीमी आवाज में बात कर ही रही थी कि अचानक पूरे हॉल में एक गहरी और भारी आवाज गूंज उठी, माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। वैसे कैसे हैं आप लोग? आवाज सुनते ही नायरा के होठों पर मुस्कान खिल उठी। वहीं ईशानी भी एक्साइटमेंट के साथ उसी दिशा में देखने लगी जिधर से यह आवाज आई थी। तभी कियान आगे बढ़ा और सबसे पहले उसने कामिनी जी और फिर सुलक्षणा जी के चरण स्पर्श किए। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। कियान ने उनके पास बैठ गया और बड़े आदर के साथ उनके हालचाल पूछने लगा। कामिनी जी और सुलक्षणा जी मुस्कुराते हुए उसकी बातों को जवाब देने लगे। उधर नायरा चोरी छिपे बार बार कियान को देख रही थी और कुछ यही हाल कियान का भी था। वो भले ही बातें तो उन सब बड़ों से कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें हर कुछ पल के बाद चुपके से नायरा के पर जाकर ठहर जाती। आज हल्के पर्पल कलर के अनारकली सूट में नायरा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कियान का दिल तो जैसे उस पर अटक ही गया था। वहीं ईशानी भी अपने होने वाले जीजू को देखकर बड़ी खुश थी। वो तो बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब उसे उनसे बात करने का मौका मिले, और तभी उसका इंतजार खत्म भी हो गया। कुछ देर बाद कियान अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी नजरें सीधे ईशानी पर गई। होठों पर शरारती मुस्कान लाते हुए उसने कहा, तो ये है मेरे साली साहिबा। ईशानी भी मुस्कुराकर खड़ी हो गई और बड़ी मासूमियत से बोली, हाँ जीजू, मैं ही हूँ ईशानी, लेकिन आपको मेरा नाम पहले से पता था क्या? उसकी भोली सी बात सुनकर कियान ठाका लगाकर हंस पड़ा। फिर बोला, अरे नायरा ने पहले ही तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। उसने कहा था कि तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन मुझे तो लगता है तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो, और इतनी मासूम और प्यारी लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये सुनते ही नायरा के गाल हल्के से गुलाबी पड़ गए। वो शर्मा कर मुस्कुराने लगी। उसकी ये मासूमियत से भरी मुस्कान देखकर कियान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था मानो कुछ छोटी सी बच्ची शर्मा कर मुस्कुरा रही हो। फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, चलो अब यहाँ बड़ों के बीच बैठकर क्या करेंगे, मैं तुम दोनों को पेंशन घुमा देता हूँ। नायरा भी तुरंत बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी मैं यहाँ बड़ों के बीच बैठकर बोर हो रही हूँ। तभी स्नेहा जी ने कहा, ठीक है कियान, एक काम करो, नायरा और ईशानी को पूरी चौहान हवेली घुमा लाओ, आखिर पहली बार आई हैं दोनों। कियान को भी ये बात पसंद आई और वो यही तो चाहता था। उसने कहा, चलो तो ठीक है, मैं तुम दोनों को अपना हवेली दिखाता हूँ। फिर उसने शरारती नजरों से नायरा को देखते हुए कहा, और तुम्हें तुम्हारा होने वाला ससुराल। ये सुनकर नायरा शर्मा गई। वहीं ईशानी मुस्कुराकर दोनों को देखने लगी। उसे वाकई में अपने दी और जीजू की जोड़ी काफी परफेक्ट लग रही थी। बल्कि ये कह सकते हैं कि जैसा वो चाहती थी ना, उसकी दी को वैसा ही पति मिलने वाला था। फिर तीनों हॉल से बाहर निकल गए। सबसे पहले कियान उन्हें पहले फ्लोर पर लेकर गया। पूरा फ्लोर इतना बड़ा और आलीशान था कि ईशानी की आंखें तो हैरानी से फैल गई। कुछ देर घूमने के बाद ही उसने थक कर कहा, जीजू आपका घर तो बहुत बड़ा है, मैं तो चलते चलते ही थक गई। ऐसा करते हैं, आप दी को घर दिखाइए, मैं बाद में देख लूंगी।
कियान ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी देर में थक गई? ईशानी ने मासूमियत के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वैसे भी मुझे आपके बाहर वाला गार्डन बहुत अच्छा लगा। मैं वहीं घूमने जाना चाहती हूँ। कियान ने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन ज्यादा इधर उधर मत घूमना, वरना कहीं खो मत जाना। उसने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन ईशानी ने उसे सच मान लिया और अपनी आंखें गोल करते हुए बोली, क्या आपका महल इतना बड़ा है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ गार्डन में ही रहूंगी। और हाँ, अगर मैं आपको कहीं नहीं मिली ना, तो आप मुझे वहीं ढूंढ लेना। मैं उस जलपरी वाले फाउंटेन के पास आपका इंतजार करूंगी। ईशानी का भोला सा जवाब सुनकर नायरा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने प्यार से ईशानी के सिर पर हल्का सा टैप करते हुए कहा, अरे बुद्धू, तुम्हारे जीजू तुमसे मजाक कर रही है। ईशानी ने फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या जीजू, आप मुझे चढ़ा रहे थे? कियान हंसते हुए बोला, नहीं बच्चा, मैं तुम्हें चढ़ा नहीं रहा था, बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था। आखिर तुम मेरी साली साहिबा हो ना, और ये तो मेरा हक भी है। चलो ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। वैसे भी मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ थोड़ा वक्त अकेले में बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही ईशानी ने कहा, अरे तो पहले ही बता देते ना, मैं कब की यहाँ से चली जाती। अच्छा ठीक है, मैं गार्डन में जा रही हूँ, बाद में फिर आप दोनों से मिलती हूँ। इतना कहकर वो खुशी खुशी गार्डन की तरफ भाग गई। ईशानी के जाते ही नायरा ने कियान की तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, देख रही हूँ, बड़े चालाक हो गए हो तुम। मुझे अच्छे से पता है तुमने ईशानी को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। कियान ने भी शरारती मुस्कान के साथ अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, अरे वो खुद ही तो कह रही थी कि थक गई है और गार्डन में घूमेगी तो कुछ भी हो जाएगी। फिर उसने धीरे से नायरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो अब मैं तुम्हें अपना सबसे पसंदीदा हिस्सा दिखाता हूँ। नायरा ने कहा, कौन सा? तो कियान ने कहा, हमारा होने वाला रूम। नायरा ने झट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं देखना। इसके अलावा मुझे तुम पूरी हवेली दिखा सकते हो। कियान मुस्कुराया। उसने बिना उसकी बात सुने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया और जिद करते हुए कहा, नहीं, वही सबसे पहले देखोगी। आखिर इस पूरी हवेली में वो जगह ही हमारी सबसे पसंदीदा जगह होने वाली है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए नायरा को अपने साथ खींचता हुआ आगे ले गया। नायरा भी उसके साथ चल दी। उसके गालों पर हल्की सी लाली साफ नजर आ रही थी। हॉल में सभी लोग आपस में बातचीत करने में बिजी थे। किसी का भी ध्यान ईशानी पर नहीं था। यही मौका देखकर ईशानी चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने हवेली के मेन एंट्रेंस से बाहर कदम रखा, उसकी नजर उस बड़े से गार्डन पर पड़ी। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। चारों तरफ फैली दूर दूर तक हरी भरी घास, रंग बिरंगे विदेशी फूलों की कतारें, सलीके से तराशी गई झाड़ियां, लंबे लंबे छायादार पेड़ और बीचों बीच बना संगमरमर का वही खूबसूरत जल परी वाला फाउंटेन। पूरा गार्डन किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। ईशानी ने मन ही मन कहा, बाप रे, कितना खूबसूरत है ये। उसका मन हुआ कि वो दौड़कर पूरे गार्डन की सैर कर डाले। उसे याद आया कि बगीचा तो उसके घर पर भी था, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा है। चौहान हवेली का ये गार्डन उसके घर के बगीचे से तो कई गुना ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। चारों तरफ खिले विदेशी फूलों की भीनी भीनी महक हवा में घुली हुई थी। आज का मौसम भी बेहद सुहाना था। आसमान में हल्की हल्की बादल तैर रहे थे। ठंडी हवा के झोंके बार बार उसके खुले बालों को छूकर गुजर रहे थे। पेड़ों पर बैठी चिड़िया अपनी मधुर चहचहाट से पूरे वातावरण को और भी ज्यादा जीवंत बना रही थी। ईशानी खुद को रोक नहीं पाई। वो लगभग भागती हुई बगीचे के बीचों बीच पहुंच गई। उसने जल्दी से अपने सैंडल उतारकर साइड में किए और नंगे पांव ही मुलायम हरी घास पर दौड़ने लगी। उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नन्ही सी बच्ची पहली बार किसी सपनों की दुनिया में आई हो।
गार्डन के एक कोने में दो माली, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक उसकी पत्नी, पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे थे। जब उन्होंने ईशानी को इस तरह से मासूमियत से इधर से उधर दौड़ते हुए देखा और कभी फूलों के बीच मुस्कुराते देखा, तो दोनों के होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। औरत ने अपने पति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अजय सुनते हो, ये लड़की कौन है? कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही है। उस आदमी ने भी ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लगता है आज जो मेहमान आए हैं उन्हीं के साथ आई है। औरत ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, अच्छा मतलब हमारी होने वाली बहुरिया की बहन होगी? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए और वापस अपने काम में लग गए। उधर ईशानी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कभी वो किसी गुलाब के पास झुककर उसकी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करती, तो कभी किसी विदेशी ऑर्किड को बड़े ध्यान से निहारती, कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे मुस्कुराते हुए दौड़ पड़ती, तो कभी हवा में झूमते फूलों को अपनी उंगलियों से हल्के हल्के छूकर खिलखिला उठती। उसकी आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत चमक रही थी, मानो उस पल उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। आखिरकार इतनी देर की उछल कूद मचाने के बाद ईशानी थक गई और वहीं घास पर ही बैठ गई। फिर अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ टिकाए और अपने पैरों को क्रॉस किए हुए मुस्कुराते हुए उस नीले आसमान को देखने लगी, जो इस वक्त हल्के हल्के बादलों से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ईशानी ने कहा, सच में सब कितना खूबसूरत है ना, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे काफी देर से देख रहा है। ईशानी ने आसपास नजर घुमाई पर उसे तो कोई नजर ही नहीं आया। ईशानी ने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। तभी ईशानी को ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी उसे कोई देख रहा है। ईशानी ने फिर से आसपास देखा तो फिर उसे कोई नजर नहीं आया। ईशानी ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, ईशानी तू पूरी बुद्धू है, अगर कोई तुझे देख रहा होता तो वो यहीं कहीं होता ना। तभी एक सर्वेंट ने ईशानी को आवाज दी, ईशानी बिटिया अंदर आ जाओ, आपकी नायरा दी आपको बुला रही हैं, सब खाने पर आपका वेट कर रहे हैं। ईशानी ने कहा, जी आंटी मैं बस अभी आ रही हूँ। मेड वहां से चली गई। ईशानी अभी भी वहीं बैठी हुई यही सोच रही थी कि काश मैं यहीं बैठी रहूं, काश मैं कहीं ना जाऊं। लेकिन अब उसे अंदर तो जाना ही था, इसीलिए वो खड़ी हुई। उसने अपने कपड़े झाड़े और जल्दी से अपनी सैंडल पहनकर अंदर की तरफ भागी। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में कियान अपना काम खत्म करके जा चुका था, जबकि रुद्र अभी भी वहीं बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। रुद्र ने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और डार्क ब्लू जीन्स। उसके शर्ट के बटन हमेशा की तरह ऊपर से खुले हुए थे, बाल जेल से सेट थे और उसके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे, जैसे वो काम में पूरी तरह से डूबा हुआ हो। और वाकई में यही लुक रुद्र के ऊपर एकदम कातिलाना लग रहा था। तभी उसने अपने पास में रखी हुई कॉफी मग को उठाया और उसमें से एक घूंट भरा और वापस कॉफी मग को टेबल पर रख दिया। तभी साइड में रखा हुआ उसका फोन बज उठा। रुद्र ने तिरछी नजरों से अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और लैपटॉप पर से अपने हाथ हटाकर फोन को पिक करके कान पे लगाया और दूसरे हाथ में अपना कॉफी मग पकड़े हुए अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। फिर बड़ी सी ग्लास विंडो के पास जाकर वो कॉफी के घूंट भी भरता रहा और किसी से बात भी करता रहा। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आया कि कुछ पल के लिए वो भूल ही गया कि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा है। ग्लास वॉल के दूसरी तरफ उसकी नजर एक खूबसूरत परी पर गई। वो परी कोई और नहीं ईशानी थी, जो कभी इस तितली को पकड़ने के लिए भागती तो कभी दूसरी रंग बिरंगी तितली को पकड़ने के लिए भागती। पूरे
बगीचे में उसने अच्छी खासी उछल कूद मचाई हुई थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई आसमान की परी सच में उनके बगीचे में उतर आई हो। कुछ पल के लिए रुद्र जैसे उस नजारे में खोसा ही गया था। फोन के दूसरी तरफ से हेलो हेलो बोलने की आवाज आ रही थी। रुद्र ने खोए हुए लहजे में ही कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहते ही रुद्र ने फोन कब डिस्कनेक्ट करके अपनी पॉकेट में रख लिया, उसे भी पता नहीं चला। अब वो कॉफी के घूंट भरते हुए सामने उछल कूद मचाती हुई ईशानी को देख रहा था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी उस पर से हट नहीं रही थी। ईशानी के चेहरे की मासूमियत, उसके गुलाबी होठों पर जमी हुई वो मासूमियत से भरी मुस्कान, सामने उछल कूद मचा रही लड़की ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि जिंदगी से भरपूर थी। रुद्र तो जैसे खुद को ही भूल गया था कि तभी उसकी कानों में एक सर्वेंट की आवाज आई, मालिक आपको नीचे बड़ी मालकिन ने बुलाया है, लंच तैयार है। रुद्र को सर्वेंट का ये दखल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बस वो एक पल के लिए पलटा और सख्त आवाज में बोला, दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? ये सुनकर वो सर्वेंट थोड़ा सा सहम गया। वो रुद्र की मिजाज को अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी मालिक, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वो सर्वेंट जल्दी से वहां से भाग गया। रुद्र ने वापस ग्लास डोर के बाहर देखा, लेकिन अब वहां पर ईशानी नहीं थी, वो वहां से जा चुकी थी। रुद्र ने थोड़ा सा इधर उधर देखा पर उसे ईशानी नहीं मिली। तभी कुछ सोचकर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आई। फिर उसने खुद से ही कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम मुझे नहीं दिख रही, पर अब जल्दी ही दिखोगी, आखिर हो तो इसी घर में ही ना। तभी रुद्र के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और कियान का नंबर डायल कर दिया। सामने से कियान ने 2-3 रिंग के बाद ही कॉल पिक कर लिया और कान पर लगाते ही कहा, भाई आप लंच के लिए नहीं आ रही हो क्या? तभी रुद्र ने कहा, एक काम करो ना कियान, क्यों ना लंच का अरेंजमेंट कहीं और कर दो, तुम्हारी होने वाली बीवी भी आई हुई है, तो तुम कहाँ बड़ों के बीच में बैठकर बोर होगे। तो कियान ने कहा, मतलब?